आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? यस मैम। आप तो लोगों सुना। की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? यस मैम, अब नंबर मिल गया। ओके बेटा, थैंक यू मैम। वेलकम। चलो फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सी हम लोग लास्ट क्लास से जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई टैक्स ऑडिट हम लोगों को कराना ही पड़ता है। जैसे स्टेचुरी एक ऑडिट कराना कंपलसरी होता है ईयरली, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। सिमिलरली हम लोगों ने कॉस्ट ऑडिट की बात करी, और बेसिकली द कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड इन द फर्म्स ऑफ द कंपनीज व्हिच आर हैविंग a production and manufacturing units in their concerned इंडस्ट्री, ठीक है। जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और अगर उसकी बात भी हो रही है, प्रोडक्शन की बात भी हो रही है, तब भी ये चीज मेंशन करी जाती है कि आपका टर्नओवर कितना है। तो उस टर्नओवर पर अगर आप पहुंचते हो तो आपका कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। फिर हम लोगों ने डिफरेंट रीजंस पढ़े कि क्यों कॉस्ट ऑडिट जरूरी हो जाता है। जैसे वेरिएशंस होते हैं सेम इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की इंडस्ट्री है, सेम इंडस्ट्री, सेम कैटेगरी के मोबाइल्स हैं, बट बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर के राइट्स होते हैं ना, उनको मतलब कंपनीज उसका उसका मैनिपुलेशन ना कर सके, कंपनी उससे अनर्गल बेनिफिट्स ना ले सके, इसके लिए कॉस्ट ऑडिट कराया जाता है। और अगर हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑडिट कराते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट सिस्टम काम कर रहा है, जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आपका कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट है वो बेटर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम उसके लिए भी कॉस्ट ऑडिट कराते हैं, ठीक। ओके। सेकंड था हमारा टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या होता है कि इनकम टैक्स की तरफ से एक लाइबिलिटी होती है कि आपका इतना सारा टर्नओवर है, आप ऐसा तो नहीं टैक्स की चोरी कर रहे हो, आपने छुपा के रखे हैं, टैक्स का अवॉइडेंस कर रहे हो, टैक्स का एविजन कर रहे हो, ठीक है। ऐसी कोई चीज ना होने पाए इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, और हम उसके लिए देखेंगे कि कितनी आपकी सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके अकॉर्डिंग आप टैक्सेस पे कर रहे हो, तो कितना पे कर रहे हो, कम तो नहीं है, छुपा तो नहीं रहे हो, इसके लिए टैक्स ऑडिट कराया जाता है। फाइन। नेक्स्ट हमारा नाम है इट इज मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट उसका नाम ही डिफाइन कर रहा है कि मैनेजमेंट यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी कंपनी का ऑडिट कराते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू बर्टन एंड लेस्ली होवर। तो पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स एन impartial evaluation of management performance beyond that implicity provided by historical result, ठीक है। बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आप उसका इवैल्यूएशन करना चाहते हो, तो एक इम्पार्शियल अगर इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो हम खुद से मैनेजमेंट ऑडिट कराएंगे अपनी, कि भाई हमें, क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, आप उनको कितना भी इंटरनल कंट्रोल कर लो, कितनी टेक्निक्स आप यूज कर लो, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे मेजर रहते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर हम वहीं पर सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो वो बिगर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो पाते, उसके बिगर इश्यूज नहीं हो पाते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो पाते लोगों के मन में, ठीक। तो उसके लिए बर्टन साहब का कहना है कि हमें अपने पिछले रिजल्ट्स और जो भी करंट में हमारी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना चाहिए, और चेक करने के लिए हमारे लिए मैनेजमेंट ऑडिट कराना चाहिए। ओके, लेट्स सी लेस्ली हॉवर्ड क्या कहते हैं। Management audit may be more specifically defined as being an investigation of a business firm
the highest level of downwards in order to ascertain whether sound management prevails throughout, thus facilitating the most effective relationship with the outside world and most efficient organization and smooth running internally. ठीक है, काफी लंबी इनकी डेफिनेशन है, बट इन्होंने अगर हम लोग देखें तो इन्होंने सारी ही बातें कवर कर दी हैं। तो कहना चाहते हैं कि भाई आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जो हिरार्की नहीं होती है कि आप ऊपर से जो मैनेजमेंट है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, फिर मैनेजर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, ठीक है, इसके बाद सुपरवाइजर्स हैं, लेमैन्स हैं। तो ये जितने भी हमारी हिरार्की है ना, इस पूरी हिरार्की में हर एक पर्सन उस कंपनी का पार्ट है। तो अगर हम मैनेजमेंट ऑडिट के हेल्प से उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ठीक तरीके से काम किसी डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है तो क्या रीजंस है उसके पीछे, हम उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर कहीं पर बहुत अच्छी तरीके किसी डिपार्टमेंट में काम चल रहा है तो हम वहां से वो जो होता है ना कि फ्रूटफुल चीजें, जो अच्छी चीजें, हम उनको वहां से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और बीइंग एज अ लाइट हाउस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक वो आइडियलिस्टिक एक होता है ना कि आप लीड करने के लिए कुछ आपके पास ऐसा पॉइंट होता है जो आपको लीड कर सकता है कि भाई ऐसे काम कर रहे थे, ठीक नहीं चल रहा था, अब की ऐसे करेंगे क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट इस तरीके से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग को मैनेजमेंट ऑडिट कराना होगा। ओके, नाउ वी सी द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। स्कोप क्या है मैनेजमेंट ऑडिट का? सी क्लास होता क्या है ना कि इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है जब भी हम लोग बात नहीं करते हैं। स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बट ये जितनी भी चीजें हैं ना, थ्योरेटिकल चीजें, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकलिटी को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, बीम बनती है आपके प्रैक्टिकल चीजों के लिए। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए स्कोप क्या है मैनेजमेंट ऑडिट का। फर्स्ट, की ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने का, मेजर करने का हेल्पफुल कहा जाए इक्विपमेंट है मैनेजमेंट ऑडिट। आपकी एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम को ये चेक करते हैं और बताते हैं कि बेटर है या नहीं है, या और क्या करेक्टिव एक्शंस आपको लेने चाहिए। सेकेंड स्कोप है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग है, ठीक है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने बना रखे हैं, रूल्स रेगुलेशंस, वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे हमारी लॉ में भी बहुत सारे फ्लॉज थे, हाँ, हमारे सिस्टम में भी बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। आप देखते हैं ना, धीरे धीरे अपग्रेडेशन चलता रहता है। जैसे सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है अभी, बहुत सारी चीजें पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपडेट्स होती जाती हैं चीजें। आपका मोबाइल भी अपडेट लेता जाता है, क्यों? क्योंकि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे आपको अपडेट करनी होती है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, अब अपडेट करने के लिए पहले तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन के लिए आपको करनी पड़ेगी। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड स्कोप है हमारे पास लोकेट एंड एग्जामिन द डिफरेंसेस। ठीक है, यानी आप लोकेट करो और एग्जामिन करो कि डिफरेंसेस कहाँ पे, ब्रीच कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पर गैप्स है। इसके लिए आप, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं ना। स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है कि गैप समझने में। वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये कई बार होता है क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास आईटी डिपार्टमेंट आपके पास बहुत अच्छा है, बट आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काफी स्लो है। तो आईटी डिपार्टमेंट जैसी कुछ भी नया आता है, आईटी डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है और वो नई नई चीजें इम्प्लीमेंट करता है। बस एट द सेम टाइम आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इतना स्लो है, उसकी वजह से वो नई चीजें अपग्रेड नहीं कर पाता, बहुत स्लो अपग्रेड करता है। तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, सर्विसेज टाइमली लॉन्च होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको आइडेंटिफाई करके, इसको लोकेट करके कि कहाँ पर कौन सा सेंटर है, हमारा एपिक सेंटर है जहां पे हमें चेंजेस करने हैं, वो डिफाइन करते हैं। फोर्थ
स्कोप कहता है सजेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट्स। यस, जो ये डिफरेंसेस हमें मिल रहे हैं, जो ये प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमको इसके बिहाफ पे सजेशंस मिलते हैं और हम इसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी 4 स्कोप्स, ब्रॉडर स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इन्हीं स्कोप्स के सब पार्ट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है वेरीफाई करता है हमारी एफिशिएंसी। यस, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है, हमें ये बताता है कि हम कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, और कितना और करना चाहिए वो बात की बात है। पहले फर्स्ट पॉइंट इज टू नो द एग्जैक्ट एफिशिएंसी, एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, ऑफ द कंपनी। सेकेंड, गिव द रिकमेंडेशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, कहाँ पर आप केपेबल नहीं हो रहे हो, कहाँ पर आपको सजेशंस चाहिए, कौन से रिकमेंडेशंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एफिशिएंट बनाने के लिए काम करता है। थर्ड, टू इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ पॉलिसीज एंड प्लानिंग। आपकी पॉलिसीज, कई बार क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसीज काम नहीं करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में बहुत पहले अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, अभी तो क्या हो गया, विमेन्स बहुत एजुकेटेड हो गई हैं। जो हम लोग कहते हैं ना, पहले उतना एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं हो पाता था। ठीक है, वीकर सेक्शन माना जाता था। बट तब अगर बहुत सारी चीजें अगर विमेन एम्पावरमेंट की लाई जाती या इम्प्लीमेंट कराई जाती तो नहीं हो पाती, बिकॉज विमेन्स आर नॉट इन दैट, उस टाइम पे उतनी एजुकेटेड नहीं थी। ठीक है, रूरल एरियाज में जो थी तो बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं हो पाती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। तो अगर उस टाइम पे अगर आप अपनी पॉलिसीज प्लानिंग लॉन्च करते तो फेल ही होगी। तो आपको करंट सिनारियो और चीजें देखकर ही इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए। ओके, लास्ट है इंक्रीज प्रॉफिट। यस, आपका मैनेजमेंट ऑडिट हम लोग करते ही इसीलिए हैं कि हमारे प्रॉफिट्स किस तरह से इंक्रीज हो पाए। नेक्स्ट, डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट ऑडिट। जैसे हम लोग टैक्स ऑडिट कराते हैं, स्टेचुरी ऑडिट कराते हैं, सारे ऑडिट जब हम लोग बात कर रहे थे ना, हम लोगों को इसमें डिफिकल्टीज क्या होती थी कि मैनेजमेंट की तरफ से पूरी डिस्क्लोजर नहीं मिलती है, मैनेजमेंट अपनी प्राइवेट जो प्रिवेसी वाली चीजें हैं वो नहीं बताते हैं। हाँ, अपना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स छुपा के रखते हैं, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज रहती हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें, ये तो आपका इंटरनल पार्ट है, आप खुद से भी कराना चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर डिफिकल्टीज क्या है? फर्स्ट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा लैकनेस ये होता है कि हम रेजिस्ट करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज में, इस तरह के किसी भी पॉइंट्स में। या अलग अलग सॉफ्टवेयर भी अगर यूज हो रहे हैं ऑडिट के लिए तो हम वो भी उसमें भी रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना। तो ये एक बड़ी डिफिकल्टी होती है टू कंडक्ट अ मैनेजमेंट ऑडिट। सेकेंड थिंग, इसमें क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, बट जो ऑर्गेनाइजेशन के सब पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं करंट टाइम में। यानी जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कह रहा है कि हाँ भाई ऑडिट होनी चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ठीक है भाई ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है, तो वो नहीं हो पाता। सेकेंड इज लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर द चेंज। जब भी चेंजेस करे जा रहे होते हैं, चीजें अपडेट करी जा रही होती हैं, तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो टाइम टेकिंग होता है ना, टाइम या प्रोसेस करने में किसी चीज बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेट हो जाता है, डिलेज हो जाते हैं, तो भी डिफिकल्ट हो जाता है फॉर कंडक्टिंग अ मैनेजमेंट ऑडिट। लास्ट इज स्टाफ बिहेवियर एंड टैकल विद टॉप मैनेजमेंट। जो ऑडिट टीम्स होती है, मैनेजमेंट ऑडिट टीम जो बनाई जाती है, वो जब भी इंफॉर्मेशन गैदर करने जाती है ना, तो जो स्टाफ का बिहेवियर, अभी नहीं है, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा, ये कई बार होता है। जबकि हमें सपोर्ट करना चाहिए कोई भी चीज हो, क्योंकि अभी आप उस सिचुएशन को देख रहे हो, कभी आप भी उसी सिचुएशन का पार्ट बन सकते हो, तो आपको हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और हेल्प करने से होता ना कि कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता, बट लोगों को लगता है कि अगर हम एक ही बार में हेल्प कर देंगे तो ये समझेंगे यार ये तो बहुत आसानी से हम इनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो ये वाला जो बिहेवियर होता है ना, एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम होती है, और जो पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये बिहेवियरिकल एस्पेक्ट्स आपको प्रॉब्लम करते हैं। एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स आती है मैनेजमेंट के साथ भी।
क्योंकि मैनेजमेंट में जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो कमिटी है, वो भी सपोर्ट नहीं करती कई बार। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट टीम बनाई जाती है उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है फॉर कंडक्टिंग अ मैनेजमेंट ऑडिट। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम्स। ये जितने भी क्लास आप लोगों ने ऑडिट पढ़े हैं ना, जितने भी कैटेगरीज के ऑडिट हम लोगों ने बात करें, सबका एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया ही जाता है। जैसे हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं ना, जैसे एग्जाम, मान लो आज आपका एग्जाम है और आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं। मतलब पेपर पे नहीं बनाते हैं, बट इन दी माइंड हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पेन है, रेड पेन, ओके सॉरी सॉरी, रेड नहीं, ब्लू ब्लैक पेन है, स्केच पेन्स हैं, स्केल्स हैं। ठीक है, अगर आपका मैथ्स का या ऐसा कोई एग्जाम है तो आपके पास कैलकुलेटर है। ठीक है, अब ये सारी चीजें चेकलिस्ट बनाते हो, एंड दी लास्ट आप सबसे पहले चेक करते हो ना, भाई एडमिट कार्ड है या नहीं है, एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से आपका प्रोग्राम जब भी आपका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हो तो आप चेकलिस्ट बनाते हो। सिमिलरली हम मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम के लिए भी एक चेकलिस्ट, काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट बनाते हैं। उसमें क्या है, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनका हमारे पास कलेक्शन है या नहीं है, या हमें और की नीड है। अगर नीड है तो हम मैनेजमेंट को एक लेटर लिखते हैं कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स चाहिए। सेकेंड, असेसमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, रजिस्ट्रार के जो लेटर्स होते हैं, इन सब की को हम रखते हैं अपने पास में, टू नो दी एग्जैक्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है मॉनिटरिंग दी स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी भी आप काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, उसको मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ इज इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो भी अकाउंट बुक्स है, जिसको हम लोग बहुत 11 काइंड ऑफ बुक्स हम लोग बनाते हैं, अगर आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा हो। ठीक है, तो उसमें सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश, पिटी कैश, ये सारी जो हम लोग बुक्स बनाते हैं, और जो उसके इन रिलेशन विद द डॉक्यूमेंट्स है ना, इनवॉइसेस हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, बिल्स पेबल हैं, डिस्काउंट्स आपको ऑफर हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसका इंस्पेक्शन करोगे। फिफ्थ, इन्वेस्टिगेट विद अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप वहीं से अपनी लीड लेना स्टार्ट करोगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करोगे। जैसा आप लोग मूवीज में हम लोग देखते हैं ना कि आपको एक कोई हिंट मिलती है, कोई क्लू मिलता है, तो वहां से थ्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से मतलब थ्रेड बनाना यानी लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा ये हुआ, ये पर्सन कहाँ कहाँ गया होगा, यहाँ यहाँ, तो इस तरह से हम कनेक्शन बिठाने शुरू कर देते हैं फॉर दी available with the help of available information. Next is inquiries with the staffs and team। जो भी हमारी staffs है, टीम है, ये एक्चुअली इंक्वायरी नहीं, इसको हम लोग काउंटर इंक्वायरी कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज क्योंकि हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, बट आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने के साथ साथ आप उसको वेरीफाई यानी काउंटर फॉइल कैसे करोगे। हम सेम स्टाफ से जाके पूछते हैं कि भाई ये वाला रिकॉर्ड कब जनरेट हुआ था, कितना अमाउंट था, आप जरा वेरीफाई करके बताइए। तो जैसे ही वो बताते हैं वो हमारा काउंटर वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग द इंटरनल कंट्रोल। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं वो उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट चेक ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इट्स रिजल्ट। टेस्ट चेक जो हम लोग बात करते हैं ना, सैम्पलिंग करते हैं भाई। मान लीजिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी, और हमारे यहाँ व्हीकल्स बनते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स बनते हैं। तो जब आप टेस्ट चेक करोगे तो सारे व्हीकल की बॉडीज, इंजन, जो भी हमारे प्रोडक्शन होता है, बॉडी पार्ट्स की बात करें, टायर्स की बात करें, तो सारी चीजें तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना। तो आप क्या करते हो, टेस्ट चेक यानी सैम्पलिंग करते हो कि उनमें से थोड़ा सा सैंपल लेके आपने वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई ये इतने सारा इन्होंने बोला हुआ है, इतने प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो उसको कहेंगे टेस्ट चेक। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मेथड इवेल्युएशन एंड रिव्यू। फिर हम लोग साइंटिफिक मेथड जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस और अलग अलग टेक्निक जैसे स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इनका यूज करते हैं फॉर कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट। एंड देन लास्ट आता है प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स। और भाई लास्ट में तो रिपोर्ट बनानी जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को क्या दिखाएंगे कि आपने मैनेजमेंट ऑडिट में क्या किया है। ओके, तो
ये जो हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में एक स्लाइड में आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम होता है। और ये बनाना जरूरी होता है कि आपके पास पहले से मेंशन होता है ना, जो आप लिख लेते हो चीजों को कि आपको ये चीज चेक करनी है, तो अगर टाइम नहीं भी मिला, आपका प्रोसेस चल रहा है, तो आप बाद में भी एटलीस्ट उसको वेरीफाई जरूर कर लोगे। ओके। अच्छा, तो ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट ऑडिट और उसके बारे में सब। नाउ आपका एक टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। सी, जैसे जैसे ऑडिटिंग का स्कोप बढ़ता जा रहा है ना, हम लोग देख रहे हैं कि भाई, आप देख रहे हो कि पहले बहुत सारी कंपनीज तो का एग्जिस्टेंस था ही नहीं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, ये जो डिलीवरी वाला है ना, फूड आइटम्स की डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन परचेजिंग नहीं हो रही थी। तो आप देख रहे हो ना, बहुत सारे होटल्स की भी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। तो ये जो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल चीजें आ रही हैं, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं देख रहे हो, ठीक है, सारी सर्विस बेस्ड है, तो इन सर्विस बेस्ड चीजों की भी तो ऑडिटिंग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे अपडेशन हो रही है, जैसे जैसे चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं ऑडिटिंग के लिए। यानी अब क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट भी होता है। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो लोगों के सेफ गार्ड के लिए जरूरी है, ठीक है, ऐसा कोई सर्विसेज आप देखते हो, तो उन सर्विसेज को देने के लिए भाई सेफ्टी का ऑडिटिंग भी कराई जाती है। ये चेक किया जाता है कि आप जो बोल रहे हो कि आप ह्यूमन लाइफ कैसे सेव करोगे, तो उसके लिए आपने जो जो पैरामीटर्स बोले, जो चीजें बोली है, वो सही है। सिमिलरली हम लोग आईटी इंडस्ट्री की भी बात करते हैं। पहले आईटी इंडस्ट्री इतनी इफेक्टिवली काम कहाँ करती थी, ठीक है, रिसेंट 10 years में तो बहुत स्कोप आ गया है आईटी में। तो ये जो आईटी इंडस्ट्री है, इसकी भी ऑडिटिंग कराई जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट या आप सॉफ्टवेयर देते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक, तो आपको उस तरह की ऑडिटिंग वहां पे जरूरत होती है उसकी। तो यही सारे क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स है। तो रीसेंट ट्रेंड्स हमेशा अपडेट होते रहेंगे, कोई भी पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि रिसेंट ट्रेंड में यही होगा या ये नहीं होगा। तो यानी रिसेंट ट्रेंड्स में आप क्या कर सकते हो कि अपने आप से, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई भी नई चीज ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है कि वो रिसेंट ट्रेंड है। तो कोई स्पेसिफिक अगर हम लोग थ्योरी, कोई स्पेसिफिक अगर नोट्स की बात करें, तो रिसेंट ट्रेंड में एज सच कोई भी नोट्स या थ्योरीज आपको नहीं मिलेंगी। ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो आपको हर बार कुछ नया इसमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, ये एकदम रिसेंट है, जो अभी कुछ 1 2 साल 3 साल में है, ठीक है। सबसे पहले है, रिमोट वर्क विल कंटिन्यू प्रेजेंटिंग न्यू चैलेंजेस फॉर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कोविड के टाइम का एग्जाम्पल है इसमें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिमोट एरियाज में थी, ठीक है, जहां तक पहुंचना मुश्किल है, उनके लिए चैलेंजेस है कि आप वहां की ऑडिटिंग कैसे करोगे, ठीक। तो और करंट टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में, हम लोग सब जानते हैं कि ये जितनी भी एक्टिविटीज थी, ये सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, हाँ, ओवर दी टेलीफोन्स या जो भी शेयरिंग करी गई, इसके थ्रू ही ये ऑडिटिंग भी कराई गई, क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए बेसिकली वर्चुअल नेटवर्क पे काम ज्यादा हुआ है, जो हम लोग बोल सकते हैं। और वो भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको वीपीएन्स बोलते हैं, उन पर इंटरनल ऑडिट ज्यादा कराए गए हैं, टू फैसिलिटेट द करेक्ट पोजीशन और टू फैसिलिटेट द इजी गोइंग ऑडिटिंग प्रोसेस, इंटरनल ऑडिटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से लोग, इंस्टीट्यूशंस ने अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स बनाए, जिसके थ्रू उन्होंने ऑडिट प्रोग्राम्स करे, ठीक है। तो ज्यादातर काम जो मॉडर्न, अगर हम लोग बात करें, ज्यादातर काम वो इसी पे हुआ था पैंडेमिक के टाइम में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है रिसेंट ट्रेंड का। नेक्स्ट इज privacy audit will become a key component of internal audit plan, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिवेसी वाली बात भी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप देख रहे हो ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम में नेक थ्रोट, जो हम लोग कहते हैं ना, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था उनके बीच में फॉर मेकिंग दी वैक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वैक्सीन बनाना चाह रहे हो, अगर आपका ऑडिट होता है और आपका डेटा जनरलाइज हो जाए, तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा।
क्योंकि आप तो टॉप पे रहना चाह रहे थे वैक्सीन बनने में, ठीक है, और आपका डेटा ही आउट हो गया कि भाई ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी जो एक ऑडिट कराया गया उसको बोलते हैं प्रिवेसी ऑडिट, एक नया टर्म आ गया, ठीक है। इंटरनल ऑडिट प्लान्स में हम प्रिवेसी ऑडिट को भी हमने ऐड कर लिया। तो ये चीज भी आपके कोविड-19 के टाइम से ज्यादा कहा जाए कि लाइमलाइट में आई है, ज्यादा पता चला है, ठीक है। तो वी ऑल्सो इंक्लूड हम ये जो प्राइवेसी ऑडिट या प्रिवेसी ऑडिट जिसको हम कहते हैं, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग में। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लास, ये रिसेंट ट्रेंड्स जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑडिटिंग में, स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आपको ये रीसेंट ट्रेंड समझ आ रहा है ना बेटा? ओके, ओके देन सी। तो पहला हम लोगों का था जो हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। पहला हमारे जो रिमोट चैलेंजेस थे उनको ऑपरेट करने के लिए वर्चुअल हम लोग ऑडिट्स करा रहे थे। सेकंड हमारा हो गया प्रिवेसी ऑडिट जिसको हम लोगों ने इंटरनल कंट्रोल में ऐड किया। थर्ड वी हैव इंटरनल ऑडिट विल बी मोर इन्वॉल्व इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। फिर कोविड के टाइम में या हम कोविड के पहले भी ले सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली इफेक्टिवली काम कराया ही जाता है उसको, बट कोविड के टाइम में साइबर सिक्योरिटी वाली चीजें बहुत इंक्रीज हो गई। आप देखते हो इतनी नई चीजें आ चुकी हैं और 1-2 साल के अंदर इतने नए जो वर्चुअल नेटवर्क्स हैं उनमें इतने अपडेशन होते हैं, इतने सारे नए एप्लीकेशन आ चुके हैं फॉर ऑनलाइन वर्किंग के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के लिए, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए भी एक ट्रेंड आया जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की ऑडिटिंग किस तरीके से हो, और ज्यादातर डिपार्टमेंट्स को साइबर सिक्योरिटी की नीड भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इंटरनल ऑडिट विल बिकम मोर ऑटोमेटेड। यस, जो सबसे रीसेंट ट्रेंड है हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं इस बात पे कि ये ऑटोमेटेड ज्यादा हो गया है, यानी अपने आप आपकी चीजें ऑडिटिंग होती जा रही है, स्कैनिंग होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने आप देखते हो कि जो गूगल मीट से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें आपकी अटेंडेंस की ट्रैकिंग भी हो जाती है, जो आई होप कि हमने आपको आपके साथ शेयर किया था। तो ये जो अटेंडेंस की ट्रैकिंग है इसमें क्या एक तरीके से स्कैनिंग ही हो रही है कि कितने बच्चे हैं जो या कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में अवेलेबल है और कितने टाइम तक वो अवेलेबल थे, उनकी अटेंडेंस परसेंटेज कितनी है। ये सारी चीजें अपने आप क्या हो जाती हैं, सेफली सेफली आ जाती हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाते हैं। तो ये इंटरनल ऑडिट का एक एग्जांपल है फॉर ऑटोमेशन। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो कुछ ऑप्शंस पॉइंट्स है इसके, फर्स्ट इज डेटा गैदरिंग फॉर एनालिटिक्स। यस, सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें ऑनलाइन डेटा गैदर हो जाता है और हमें एनालिसिस करने में बहुत इशू नहीं आते। जैसे आपकी अटेंडेंस सेव हो जाती है और हमें पता चल जाता है किसकी अटेंडेंस, कौन ज्यादा मन से क्लास पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, कौन कितनी देर क्लास में एक्टिव है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट। अगर कोई रिस्क आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो तुरंत वो ट्रबल शूट करके रेड कलर का साइन दे देते हैं कि भाई ट्रबल कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन गैदरिंग। ज्यादातर टेक्नोलॉजी की वजह से जो पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे हो गया 100% रिजल्ट आ जाता है, उसमें से हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें डिटेल चाहिए हम वो उसमें से चॉइस कर सकते हैं। लास्ट है ऑटोमेशन ऑफ कंट्रोल। यस, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल, अलग अलग चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे म्यूट करना, अनम्यूट करना, मैसेजेस टाइप करना। तो या आपको भी ये होता है ना कि स्टूडेंट्स मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना भी ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ऑडिटिंग करना और ऑडिटिंग में इन सब चीजों को शामिल करना ये रिसेंट ट्रेंड्स में आता है। Next, we have internal auditors will need to expand their skill sets and specializations. जो भी इंटरनल ऑडिटर्स हैं, ठीक है,
या एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस सब जो टेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प से अपनी स्किल्स को, अपनी स्पेशलाइजेशंस को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, और जो थ्रेट्स हैं, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. This can also help the auditors while conducting any audit. Okay. Next हमारे पास है cultural audits will grow in popularities. कल्चरल ऑडिट ये सबसे नया ट्रेंड है. आप अगर हम इसका एग्जांपल बताएं आपको, जैसे देखो अभी करंट टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये कोशिश करने चाहते हैं कि जो अदर जितना एक्सपेंशन हो गया ना, बिजनेस का एक्सपेंशन हो गया है, कहा जाए कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने लगे हैं, तो कल्चरल बाउंड्रीज जो हमारी है वो छोटी होती जा रही है. और जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, कल्चरल बाउंड्रीज एक तरीके से निल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बाउंड्रीज है ही नहीं ना, फिजिकल बाउंड्रीज बिल्कुल भी नहीं है. अब कल्चरल बाउंड्रीज को भी हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि टाइम जोन्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर होता है. तो इस तरह के जितने प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इन सबको कहा जाए कि अगर हम लोग बिजनेस लेवल में इन सबको लाते हैं, तो इनकी जब ऑडिटिंग कराई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल ऑडिट. ठीक है. और वैसे भी अगर इसको लेमन की भाषा में, अगर या बिल्कुल एकदम लेमन में जाकर हम लोग देखें, तो आप देखते हो कि अभी हमारे पास जो भी ऑनलाइन जो सोर्सेज नहीं आ रहे हैं, जैसे यूट्यूब में आप और दूसरे कल्चर के शोज, मूवीज आप देख पा रहे हो ना, जिनके लैंग्वेज चेंज करके या नीचे सबटाइटल में आके आ रहे हो, तो इनकी ऑडिटिंग भी इसी का पार्ट है. ओके. Last we have internal audit teams may have to do more with less. With the help of IT, जो इंटरनल ऑडिट टीम्स हैं, इनके पास क्या होता है कि ये ज्यादा काम कर पाती हैं इन लेसर टाइम और लेसर इफेक्ट्स और लेसर, हम लोग कहते हैं कि एफर्ट्स लगाकर वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं. तो ये दीज आर ऑल दी रिसेंट ट्रेंड्स. और इसके अलावा भी बहुत है, मतलब ये रिसेंट ट्रेंड्स तो एंडलेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे चीजें, लॉ, सब चीजें चेंज हो रही है, वैसे वैसे हमारे पास ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं हमारी ऑडिटिंग में. तो दिस इज वी टॉक अबाउट रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, एंड आई होप आपको समझ आया होगा. एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मेंशन करी है कि नहीं. ओके. निखिल, देवांश, आज्ञा, आयुषी, विवेक, पूजा, स्नेहा, सलोनी, शिवानी, दीपाली, शाश्वता, तुलिका, साधना, स्वीटी. ओके. स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं दी, प्लीज डू मेंशन योर अटेंडेंस. ओके अनमोल. यस, एनीवन एल्स? यस वैष्णवी. यस सुधांशु. Sudhanshu, just mention your name in the chat box with your section, beta. Sudhanshu, just mention your attendance in the chat box if you are raising hand for the attendance. Okay, Sonali and Suman. Sudhanshu. Sudhanshu, you are just raising your hand. Okay then, I hope कि आप सबने attendance mention कर दी है. Thank you class. Thank you, ma'am. Welcome बेटा.